हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका जय मिश्रा। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ आईएमए सिरसा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जरूर जारी रखा गया, ये पहले ही बता दिया गया था। डॉक्टरों की मांग है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों पर होने वाले हमलों की निंदा करते हुए सुरक्षा उन्हें मिले, ये उन्होंने मांग रखी है। आईएमए सिरसा के उप प्रधान डॉक्टर आशीष खुराना ने बताया कि मौजूदा हालात में चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके डॉक्टर्स पर हिंसात्मक मामले सामने आ रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, जो गलत है। ऐसे में डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मिले ताकि वो पूरी निष्ठा से मरीजों की सेवा कर पाए। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ती जा रही है। देखो ऐसा है, हर मरीज को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पेशेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो शिकायत के माध्यम बने हुए हैं, वहाँ जाके शिकायत करो, केसेस है, सारा कुछ है। वायलेंस कानून अपने हाथ में लेना गलत बात होती है और हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट एक सख्त से सख्त कानून बने और जल्द से जल्द लागू हो। जींद के निजी अस्पताल में आईएमए की कॉल पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि डॉक्टर ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फतेहाबाद में डॉक्टर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर हुए हमले पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में देश भर में डॉक्टर्स पर हुए हमलों के विरोध में आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की। डॉक्टरों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी को बंद कर सांकेतिक हड़ताल की। डॉक्टरों के हड़ताल के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों पर हमले करना काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। डॉक्टर्स को अपनी तरफ से मरीज को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर ऐसा प्रयास करता है। डॉक्टर्स पर हमले होना अति निंदनीय है। आज डॉक्टर्स ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। दोपहर 2 बजे तक उन्होंने ओपीडी सेवाओं को बंद रखा। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं थी वो जरूर डॉक्टर्स ने उसको सुचारू रखा और इमरजेंसी सेवाओं को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया। लेकिन 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद करके सांकेतिक हड़ताल करते हुए डॉक्टर्स ने सरकार से यह मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएं। अपमान नहीं सहेंगे, हमले नहीं सहेंगे।
डॉक्टरों के बीच लगातार तकरार का बढ़ना, तोड़फोड़ और डॉक्टरों के साथ हाथापाई की घटना के विरोध में आईएमए डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर हड़ताल की। कैथल आईएमए के जिला उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी केस को पहले की तरह इलाज दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ओपीडी बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बीच मरीज के परिजनों के डॉक्टर टीम पर हमला कर देना, अस्पताल में तोड़फोड़ कर देना काफी निंदनीय है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसकी मरीज के साथ कोई बुरी घटना हो या फिर लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाए। डॉक्टर की तरफ से हर संभव कोशिश की जाती है। बेसिकली प्रोटेस्ट हमारा जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट है, जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रही है, कोविड के टाइम में अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया उसके लिए भी डॉक्टर्स को जिम्मेवार ठहरा के उनके साथ मारपीट करना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना, ये एक हमारा मेन जो मकसद है भी हमारे साथ ये सब कुछ ना हो। हम किसी भी पेशेंट का कोई बुरा नहीं चाहते, कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन अनटोवर्ड सिचुएशंस के अंदर जो डॉक्टर के साथ डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ हॉस्पिटल के साथ दिक्कतें आ रही हैं, उसके विरोध में हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं आज। बेसिकली ये आईएमए है, हमारा जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। उनकी तरफ से है कि काफ़ी टाइम से हमारी जो है मांग है सरकार से कि जो भी हॉस्पिटल में किसी भी तरह की जो गुंडागर्दी होती है और कुछ मतलब कि असामाजिक तत्व हैं वो गलत तरीके से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, तो उसको लेके सख्त कानून को बनाने को लेके सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं और एक सांकेतिक रूप से ओपीडी बंद की गई है। और जिससे कि लोगों को ये भी पता लगे कि भाई ओपीडी बंद है तो लोग कारण जानना चाहेंगे। कारण हमारा यही है कि लोगों को पता लगे कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हम परेशान होते हैं, तो उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। गोलची का एसडीएम कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सीएमओ की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करवाई। साथ ही उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 10 दिनों से सरकारी अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों द्वारा एक व्यक्ति को जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी हरियाणा के जींद जिले के रायचंद गांव का रहने वाला है, जिसकी पहचान कृष्ण के तौर पर हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी करीब 10 दिन से किसान आंदोलन में शामिल था और मृतक भी अक्सर किसानों के बीच बैठकर शराब पीता था। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि मृतक मुकेश ने कृष्ण, संदीप और 2 अन्य लोगों के साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान मृतक ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद गुस्से में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात के अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज है। झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव तोड़े जाने के बाद 50 से 60 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इस मामले में ढांसा बॉर्डर धरने से किसान संगठनों और खाप प्रधानों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि धरने से गए हुए किसी भी किसान ने ना तो कोई तोड़फोड़ की, नहीं किसी ने भड़काऊ भाषण का या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसान टकराव की स्थिति नहीं चाहते, इसलिए सरकार भी बड़ा दिल दिखाते हुए बेकसूर किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले। किसानों के मुताबिक उन्हें बीजेपी कार्यालय बनाए जाने से कोई दिक्कत नहीं है। उनका विरोध सरकार के 3 कृषि कानून की नीतियों को लेकर है, बीजेपी कार्यालय को लेकर नहीं। जय किसान साथियों, कल मैं राकेश टिकैत जी के साथ में ही था, तब उन्होंने बयान दिया और हम शुरू से ही ढांसा बॉर्डर पूरे देश भर में सबसे शांति प्रिय धरना, जो पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा अनुशासित अगर कोई धरना है तो ढांसा बॉर्डर है। और हमारा लक्ष्य है किसी का तोड़ फोड़ करने का और
किसी की जमीन पे कब्जा करने का नहीं है। हम अपना शांति प्रिय विरोध पहले भी करते थे, आगे भी काले झंडे दिखाकर हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये हमारे को आर्टिकल 19 के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में आता है। तो हम अपना काला झंडा दिखाकर अपना विरोध दर्ज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे इतने मतलब कई हजारों की संख्या महिला और पुरुषों की होती है, कभी भी किसी की साइकिल की हवा भी नहीं निकाली, कोई आवाज भी नहीं आई किसी तरह की। तो भाई ये जो है हम तो यही कहना चाह रहे हैं, आज सारी चौधरी यहाँ खड़ी है, अगर भाई जो सरकार ने मुकदमे लगाए ये वापस ले, सरकार अपना बड़ा मन करे और बड़ा दिल दिखाए, और जो भी है किसी के भाई तोड़ फोड़ का या भाई कब्जा का, किसान कहा तो कब्जा करे तो किसान रोड पर थोड़े बैठेगा, किसान तो अपनी जमीन बचाने के चक्कर में बैठे। किसान तो अपने भाई किसने लुटे है, खुद लुटते हैं, खेत तो लुटने लगे, मंडी तो लुटता ही है किसान तो। टिकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जलाए जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंप कर आए। साथ ही मांग की गई कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। ये 16 तारीख को जो है कसार गांव का मुकेश कुमार किसान आंदोलन का जो है उड़े हुए हैं, हाँ, इन्होंने उसको जला के मार दिया था। और ये नृशंस हत्या के विरोध में हम आज सब ब्राह्मण समाज जो था इकट्ठा हो गए और एसपी साहब से मिले हैं, और इसके बाद डीसी साहब को भी और सीएम साहब को इसका ज्ञापन दिया है। और इसमें हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका जो पीड़ित परिवार है उसको भी सहायता दी जाए उस हिसाब से। सोनीपत के गांव कमासपुर की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 21 मई को रात के समय पुलिस वर्दी में 5 शख्स अचानक घर में घुसे, पूरे घर की जबरन तलाशी ली। यही नहीं, वर्दीधारियों ने महिला के साथ बदतमीजी की। महिला का कहना है कि उसने उन लोगों को बताया था कि वो घर पर अकेली है, लेकिन वर्दीधारियों ने उनकी एक न सुनी और उसके पति और बच्चों के बारे में पूछताछ करते रहे। पूछने पर बताया कि वो झज्जर से आए हैं। महिला ने महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी है, लेकिन 25 दिनों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला और उसके परिजनों में रोष है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने फतेहाबाद के डीसी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आज जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आज फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है, ऐसे में गाँव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरे जाएं, ताकि समय पर उनका उपयोग भी हो सके। संघ हरियाणा और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ने एक अभियान चलाया है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विस्तार किया जाए। हमने कोरोना महामारी में नोट किया है बाकायदा तौर पे कि जो गरीब लोग थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में कहीं भी जगह नहीं मिली, बहुत महंगे इलाज हुए हैं। हम बार बार सरकार को आज से काफी लंबे समय पहले सरकार को ये चेता रहे थे कि जितने भी सरकारी विभाग है उनको अगर जनता को बढ़िया सुविधाएं देनी है तो उनका सरकारीकरण करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, जबकि सरकार उनका उल्टा निजीकरण कर रही थी। सरकार ने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल बनाए, उनका आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। और इस कोरोना महामारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर सार्वजनिक ढांचा हमारा ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोगों का इलाज संभव नहीं है।
कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए कि बिना एग्जाम के ही 10वीं 12वीं के बच्चों को, छात्रों को पास कर दिया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए रिजल्ट का जो फॉर्मूला, जो टेक्निक तैयार किया गया है, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि 10वीं और 11वीं क्लास की परफॉर्मेंस न शामिल की जाए, बल्कि जो स्टूडेंट ने 12वीं क्लास के दौरान तिमाही और अर्धवार्षिक एग्जाम दिए हैं, उनके आधार पर ही रिजल्ट तैयार होने चाहिए। मेरे व्यक्तिगत रूप से विचार है कि जो 10th को 30% वेटेज दिया गया है और 11th को 30% वेटेज दिया गया है, ये बहुत ज्यादा दे दिया गया है। इस तरह के वेटेज नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि 10th और 12th का मेल नहीं होता किसी भी तरह से। 10th में अलग सब्जेक्ट होते हैं, 12th में अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो किस तरह से आप उस वेटेज को दूसरे वेटेज में मर्ज करोगे, ये कुछ समझ नहीं आता। तो 30% उसको वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए, तो मुश्किल से 5-10% के करीब दिया जा सकता था अगर सीबीएसई चाहे तो। और 11th नॉन बोर्ड की क्लास होती है, तो नॉन बोर्ड की क्लास का वेटेज बोर्ड की क्लास में कर देना, यह भी कोई हमें कोई बेस नजर नहीं आता, कोई आधार नजर नहीं आता इस बात को लेकर के। तो 11th को भी सिर्फ 10% या 5% से ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए था। 12th का वेटेज ज्यादा दिया जाना चाहिए था। पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं साबर सिटी गुरुग्राम में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 6 रुपए 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 94 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल 5 रुपए 74 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पर है। बढ़ती महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बल्कि फल सब्जी जैसी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते सभी का व्यापार चौपट है, आमदनी हो नहीं रही, बजट ही नहीं है, महंगाई जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोग लगातार सरकार से महंगाई को कंट्रोल करने की मांग कर रहे हैं। डीजल से ज्यादा तो जो इसका सरसों का तेल का रेट बढ़ा, उससे ज्यादा परेशानी है। लोग पेट्रोल डीजल ही देख रहे हैं, वहां तो देख ही नहीं रहे, वो 200 रुपये पहुंच गया। वो परेशानी तो है ही है, जो चीज बढ़ती जा रही है, कहाँ 60 रुपये था, आज कहाँ 100 रुपये पहुंच गया। मेरा तो रेगुलर गाड़ी चलनी है तो फुल तो कराना ही पड़ता है, मजबूरी है, कोई और ऑल्टरनेट है नहीं कोई। जेब पे बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। जहां अगर हम महीने में 5000 का डलवाया करते थे, तो आज वो 8000 रुपये का पेट्रोल डल रहा है। परेशानी तो है जी, रेट इतना बढ़ गया है, कमाई है नहीं कुछ, दिक्कत तो है जी। बहुत ज्यादा फर्क है जी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहले से बहुत ज्यादा रेट कम है। अभी से यहाँ पे दुनिया भर का टैक्स लेके पब्लिक से रेट बढ़ाया जा रहा है जी। फर्क सारा ही फर्क पड़ रहा है जी, कमाई है नहीं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुरजोर तैयारियां कर रहा है। गोहाना का खानपुर गांव में महिला कॉलेज के डॉक्टर राजीव का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। इसे लेकर मेडिकल में बच्चों के लिए आईसीयू 30 बेड और 100 बेड अलग से इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मेडिकल में 7 सीनियर डॉक्टर के अलावा 9 जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं हर बेड पर ऑक्सीजन की पाइप बिछाई जा रही है ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर आरोप लगे हैं कि 6 महीने पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ। दर्द के बाद जब इलाज कराया गया तो पता चला कि ऑपरेशन के वक्त डॉक्टरों ने महिला के पेट में कॉटन को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट मामलों की एडवोकेट स्काई शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पैसे लिए गए, लेकिन जब डिस्चार्ज किया गया तब 85,000 का बिल थमा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई।